मैं हूं मान। तो पापा के पैसों की प्लानिंग के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, स्वागत है आपका। और नए फादर्स के लिए हमने प्लानिंग कर ली है, लेकिन अब हम उन पापा की बात करने जा रहे हैं जो कि अब एक एज उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं और अब प्लानिंग के बारे में उन्हें सोचना है। तो उनके लिए प्लानिंग अलग तरीके की होगी, ज़रूरतें अलग है, प्लानिंग भी अलग होगी। क्योंकि जो यंग पापा हैं उनको जिम्मेदारियां अलग तरह की देखनी होती है, और जो थोड़े पुराने से हो गए हैं उनके लिए बजाय फैमिली के अपनी और ज़्यादा देखना होता है। ये बड़ा फ़र्क है। जो 30-35 साल की उम्र में जो लोग हैं और फादर हैं वो अपनी प्लानिंग करें तो उनके लिए फैमिली, आगे का फ्यूचर, रिटायरमेंट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 50, 55, 60 की या इसके ऊपर हैं उनके लिए ये अपनी सेफ्टी और अपनी प्लानिंग के हिसाब से ज़्यादा जरूरी है। जो सीनियर सिटीजन टाइप हो गए या 50 प्लस हो गए, उनको 3 चीज़ें जिसके लिए पैसा चाहिए। एक तो जनरली मेडिकल के खर्चों के लिए, आप कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो और जैसे जैसे उम्र ज़्यादा है बीमारियों के चांसेस भी ज़्यादा हैं जी, खर्चे भी ज़्यादा हैं, और वो बीमारियाँ जल्दी जाती नहीं है। यंग एज में आपकी बीमारियां भी जल्दी चली जाती है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है। तो इसलिए एक तो आपके लिए वो प्लानिंग करनी ज़रूरी है। दूसरा, आपको रेगुलर इनकम चाहिए। रिटायर हो गए तो ठीक है ना, रिटायर हो गए तो रेगुलर इनकम चाहिए, तो रेगुलर इनकम भी आपको होनी चाहिए अगर आप रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग कर रहे हैं। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, जो सीनियर फादर्स हैं, वो है लाइफ एंजॉय करने के लिए। हाँ, जिंदगी का मज़ा लेने के लिए। अब सारी जिम्मेदारियां खत्म हुई और वो होता है क्या है मालूम है, 25-30 साल में हमारे टाइम पे तो थोड़ी शादियां जल्दी हो जाती है। 25-26 साल में तो ऐसा लगता है अभी तक नहीं की। अब तो आजकल 30-35 नॉर्मल हो गया। तो होता है कि जब है ना आदमी शादी करता है और वो सोचता है कि अरे अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी, आराम से एंजॉय कर लूँगा ना बाद में, ठीक है। और वो करियर में, फैमिली में, या जो भी कंपल्शंस रहे या जो भी है, एंजॉय कर नहीं पाता। और जब रिटायरमेंट आता तो वो है कि भाई या तो पैसा नहीं है या एनर्जी नहीं है, तो आप फिजिकली भी फिट रहें और पैसे भी रहें, दोनों हो, तो फिर आप सोचो जो आप लाइफ एंजॉय करें, तो जीवन का आनंद उठाने के लिए होनी चाहिए। हाँ, वो प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो तीनों इम्पोर्टेंट नेसेसिटीज है, लेकिन इनके लिए कौन सी स्कीम्स है जिससे शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, आमतौर पर जो सीनियर सिटीजन है या जो सीनियर फादर्स हैं उनको है ना रिस्क कम लेनी है ना। आपने ले ली ना रिस्क, 50 साल 60 साल कर लिया ना, उछल कूद जितनी करनी थी। अब शांति से आप है ना अपने पैसों को बचाइए, बड़ा कमाने की मत सोचिए। तो इसके लिए थोड़ी स्कीम्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। एक तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हैं, उनमें आप पैसा डाल सकते हैं, ठीक है ना। वो फिक्स इनकम टाइप हो गया, एफडी टाइप हो गया आपका। एक प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है, वो एक बहुत बढ़िया स्कीम है जिसमें आप पैसा डाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है जहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये तीनों के तीनों स्कीम्स ऐसी है जो फिक्स इनकम वाली है, इनके रिटर्न्स फिक्स हैं और रिस्क बहुत कम, नहीं के बराबर है। मैं आजकल है ना नहीं है ये तो बोलना ही बंद कर दिया, बहुत कम बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके अलावा आप चाहें तो रेगुलर इनकम के लिए आप डेट फंड से पैसा निकाल सकते हैं। आपको याद होगा हमने जो यंग फादर्स हैं उनको कहा था आप डेट फंड में पैसा रखिए। तो ये डेट फंड का जो पैसा है आपने कई सालों तक इन्वेस्ट किया है, उसको आपको निकालना कब है? जब हायर एज में आपने नौकरी वोकरी छोड़ दी, प्रोफेशन छोड़ दिया, रिटायर टाइप हो गए, अब आपको रेगुलर इनकम चाहिए, तो वहाँ से SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए निकालते रहें। और इसके अलावा एक म्यूचुअल फंड्स की मंथली स्कीम प्लान्स भी आते हैं, MIPs में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है अनिल जी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का आपने जिक्र किया, ये क्या है और इसके फायदे क्या हैं? देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, आप 60 साल प्लस के हैं बुजुर्ग, तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, ठीक है, जो रिटायर हैं बेसिकली। तो उनके लिए एक स्कीम बहुत बढ़िया है। अब इस स्कीम में आप 1000 से लेकर 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन 80C सेक्शन में उसमें छूट जो मिलेगी वो 1.5 लाख तक की मिलेगी। आप चाहें तो 15 लाख इन्वेस्ट कीजिए, वो इश्यू नहीं है, लेकिन छूट 1.5 लाख की मिलेगी। बाकी 13.5 लाख रुपए पर जो भी ब्याज वगैरह आएगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। 5 साल के लिए आमतौर पर ये स्कीम होती है, और 5 साल के बाद आप चाहें तो इसको 3 साल तक के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 8 साल के लिए। तो बेसिकली ये एफडी एक तरह से एफडी का सब्स्टिट्यूट है जी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। एफडी मान लीजिए, तो इसमें फिक्स आपको रिटर्न मिलता रहेगा, ये आता रहेगा।
ये एक सिंपल। ये सारी स्कीम्स आप बता रहे हैं, इसे हम बिल्कुल जाकर सर्च कर सकते हैं, लेकिन जब आप समझाते हैं तो उसे और ज्यादा अच्छे से समझ पाते और वो हैं। बहुत सारी है ना, वो इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा हाँ, है। और उसमें उलझ ना जाए इसलिए एक एक करके अगर बिल्कुल, आपसे हम समझ बिल्कुल, सकें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, इस स्कीम को भी जरा आप बताइए। इसके लिए भी सिंपल यही है, वय उम्र, वंदन नमस्कार। जो उम्र दराज लोग हैं, सीनियर सिटीजन, उनको नमस्कार। ये इस योजना का नाम का वो पूरी वो है। 60 साल प्लस जो लोग हैं वो इस स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। अब इसमें एक बढ़िया बात है कि इसमें एज लिमिट नहीं है। आप 60 में लगाओ, 65 में लगाओ, 70 में लगाओ, 75 में, जब लगाना है लगाइए, ठीक है। लेकिन लगाएंगे सिर्फ सीनियर सिटीजन, ठीक है। इसमें भी मैक्सिमम आप 15 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, और दोनों जॉइंट लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। ओके। हाँ, और दोनों जॉइंट लगाएंगे तो भी 30 लाख रुपए तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 15 + 15, ठीक है। अब इसमें एक चीज जो फर्क है वो ये कि इसमें 10 साल का लॉक इन पीरियड है। 10 साल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होता है। जिसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिनिमम 5 साल है ना, इसमें 10 साल है। लेकिन आपको ब्याज उस पर आता रहेगा हर महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। आप अपनी फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लीजिए, आपको ब्याज मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, ईयरली चाहिए। लेकिन लॉक इन लोग 10 साल आप पैसा लगा के भूल जाइए। ये एक तरह से आपके पैसे फिक्स हो गए ना, आपको ब्याज आता रहेगा बात रेगुलर इनकम के लिए। जी। जो रेगुलर इनकम वाला जो पहला फंड है ना, कि किस लिए आपको पैसा बचाना है या सीनियर सिटीजन की प्लानिंग किस लिए करनी है, तो रेगुलर इनकम यहाँ से आती रहेगी। क्लियर है? तो और सेक्शन 80 में इसका आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा 1.5 लाख तक का। अब 15-15, 30 लाख लगा सकते हैं, बेनिफिट 1.5 लाख का ही मिलेगा बस। लेकिन इन अ वे सिक्योर स्कीम, सिक्योर, बिल्कुल सिक्योर कह सकते हैं। यस। अच्छा, तो इसी की तरह पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, इसके मायने भी अगर आप समझा सकें। हाँ, इसमें एक फर्क है, इसमें आपको सीनियर सिटीजन होने की जरूरत नहीं है, आप पहले भी लगा सकते हैं। 10 साल की उम्र के ऊपर कोई भी आदमी तो वो इसमें पैसा लगा कर रख सकता है। MIP एक तरह से हर महीने आप पैसा डालते रहें, ठीक है। और उसके बाद इसमें आप 4.5 लाख रुपए तक का पैसा लगा सकते हैं सालाना, और जॉइंट अकाउंट है तो डबल 9 लाख रुपए तक का, ठीक है। 9 लाख। इसका मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल का, ठीक है। और लेकिन इसमें हर 5-5 साल बाद आप चाहें तो रिन्यू कर सकते हैं। अच्छा। 5 साल हो गया, फिर अगले 5 साल के लिए, फिर अगले 5 साल के लिए। इसमें लेकिन एक ही दिक्कत है, टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। ATC वाला टैक्स बेनिफिट पोस्ट ऑफिस वाली स्कीम में नहीं है। इस पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा आपको। लेकिन एक फ़ायदा ये कि अगर आपने ऑटो डेबिट करवा दिया तो आपको हर महीने क्वार्टरली अपने आप इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आता रहेगा, तो वो फैसिलिटी है। लेकिन इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं है। और एक और केस के लिए सीनियर सिटीजन होने की भी जरूरत है, पहले भी कर सकते हैं। पहले से अपनी प्लानिंग के हिसाब से आप पहले ही कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है। अब आप जैसे बता रहे थे सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस, और साथ ही अगर निवेश का नजरिया बनाकर हम चल रहे हैं तो सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान कैसा है निवेश के नजरिए से? देखो, आप विड्रॉल कहाँ से करेंगे? जहाँ कुछ जमा कराए हुई तो विड्रॉल करेंगे। तो इसमें ना ये गलत फहमी ना पालें कि भाई मेरे को विड्रॉल करने के लिए कोई जगह जहाँ जाके मैं पैसा निकाल, ये वही आदमी कर सकता है जिसने पहले पैसे बचाए हैं। बिल्कुल। हाँ, बोले कि सबसे बढ़िया स्कीम तो यही लग रही है, इसमें सीधे जाओ मंथली निकाल लो। SWP ये SIP का ही भाई है। जब आपने SIP की है तब SWP करेंगे। SIP इन्वेस्ट करवाता है, SWP निकलवाता है। SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SWP का मतलब है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे आप हर महीने, हर क्वार्टर आपकी सहूलियत के हिसाब से डिसिप्लिन तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं SIP में, वैसे ही SWP में आप अपनी सुविधा के हिसाब से पैसा निकालते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है? पहली चीज़ तो पैसा जमा करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है। ये आप किसी भी डेट फंड में कर सकते हैं, इक्विटी फंड में कर सकते हैं। देखिए, सीनियर सिटीजन है, 50-60 साल के आप हैं और आपने 25-30-35 साल से इन्वेस्ट करना शुरू किया, चाहे आपने इक्विटी में किया हो, चाहे आपने फिक्स इनकम में किया हो, करेक्ट? पैसा तो आपने बचाया, जो बचाए वही निकलेगा जी। ये मत सोचिए कि मतलब मेरे को कोई और आके देने वाला, मैं निकालते रहूं, ऐसा नहीं है। आपकी बचत ही आपको निकालनी। पहली चीज़ तो ये दिमाग से में क्लियर कर लीजिए कि मैंने जो बचा के रखा है अब तक पैसा किसी फंड में, वो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालना है ये आपके ऊपर है। अब कैसे निकालना में आपको 2 चीज़ें डिसाइड करनी है। कितना चाहिए हर महीने, हर क्वार्टर, हर 6 महीने, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप टाइम फिक्स कर लीजिए। हर हफ्ते भी कर सकते हैं चाहे तो, ऐसा नहीं है। और कितने समय तक के लिए चाहिए?
सपोज आपने है ना बचाए 25 लाख रुपए, और आप सोचा हर महीने मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए और 10 साल तक चाहिए, तो कहाँ से आएंगे? 25 लाख तो खत्म हो जाएंगे आपके 2 लाख, हाँ। 2 साल में ही, करेक्ट? तो आपको कितना जमा किया है उस हिसाब से आप कितना निकालना चाहते हैं हर महीने, वो आपको तय करना, ताकि आपको ये पता रहे कि मेरे इतने समय तक पैसा ये चलने वाला है। ठीक है। उसमें जो बीच में रिटर्न आएंगे कम ज़्यादा थोड़े बहुत होंगे, वो अपनी जगह। और मैं ये सजेस्ट करूंगा जैसे आप विड्रॉल करना शुरू करें, जो भी आपका इक्विटी फंड है सपोज, उसको डेट में शिफ्ट कर दें। अच्छा। हाँ, ताकि आपका फिर है ना नीचे न जाए पैसा। इक्विटी में तो रिस्क है ना हमेशा ऊपर नीचे होने के। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करने शुरू करने के पहले आपको है ना फिक्स इनकम की तरफ चले जाना है, ताकि आपकी इक्विटी वाली रिस्क खत्म हो जाए। आपने ले लेनी थी 15-20 साल जो आपने पैसा लगा के रखा, उसमें जो रिटर्न आना था आ गया। अब अगर आप समझ ऊपर नीचे करेंगे, पता चला आपने प्लानिंग की कि मुझे 5 साल तक पैसा मिलेगा और मार्केट ऊपर नीचे हो गया, 50% गिर गया समझो, पता चला आपका 2.5 साल में पैसा खत्म हो रहा है, तो वो काम नहीं करना है, करेक्ट? तो SWP में आप अवधि तय करें कितने समय के लिए पैसा चाहिए, और आप ये तय करें कि कितना पैसा आपको हर महीने चाहिए, उस हिसाब से आप शिफ्ट करते रहें। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने आनंद जी बताई, जब SWP की बात कर रहे हैं तो SIP और SWP एक तरह से एक प्रोसेस ही है। SIP की जब शुरुआत कर रहे हैं तब SWP को आप ध्यान में रखें, 100%। क्या आपकी ज़रूरतें होने वाली है, उस हिसाब से आप जब अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में या कह सकते करियर की शुरुआती दौर में है तब SIP करना शुरू कर दें। तो बिल्कुल हम रेगुलर आय की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जब हम सीनियर फादर्स की बात कर रहे हैं तो फिर मेडिकल खर्चों की भी बात हो जाए। बिल्कुल मेडिकल खर्चों की बात करते हैं। और इससे पहले एक चीज़ और बता दूं मानसी, कि आमतौर पर जब ब्याज दरें घटती है तो हम बड़े खुश होते हैं। हाँ, इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है, ब्याज दरें घट रही है वो। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने कभी इक्विटी में नहीं पैसा लगाया, फिक्स इनकम में रखा, तो उनके लिए तो ब्याज कम होगा। तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे करने हैं जिनको ब्याज दरें घटने से फायदा हो, और कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे करने हैं जहां ब्याज दरें घटे तो भी आपको नुकसान ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला, कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे करने हैं जिनको ब्याज दरें घटने से आपको फायदा हो, जैसे कि डेट फंड। जब आप डेट फंड में पैसा लगाते हैं, ब्याज दरें घटती तो आपके डेट फंड की वैल्यू बढ़ती है। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे हों जो ब्याज दरें घटे तो भी आपका ब्याज ना घटे, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 7.45%, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना अभी 7.66% है, पोस्ट ऑफिस स्कीम 6.6%। तो आपको ये फिक्स PPF टाइप हुए, ये सब भी ध्यान में रखने जरूरी है। किसी भी सिचुएशन में आप सुरक्षित रहें, फिक्स इनकम आती रहे और वो बहुत जल्दी से गिरे ना, ये ध्यान में। अब आइए आप जो बात करें, दूसरा जो पर्पस है, एक तो रेगुलर इनकम वाला हो गया सारा, क्लियर है जी। ऑप्शन और भी बहुत सारे हैं, मैंने सेलेक्टिवली आपके लिए रखे हैं, देने में 50 दे दूंगा, ठीक है? और ये सिलेक्टिव ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, क्योंकि बेनिफिट के हिसाब से भी वो सबसे ज्यादा लुक्रेटिव लग रहे हैं। करेक्ट। अब मेडिकल खर्चे, मेडिकल में आप है ना, एक तो पहले है ना कितना लेना है, क्या क्या लेना है, उससे पहले है ना आप अपने आप खुद को समझो, भाई मेरी हेल्थ का स्टेटस कैसा है ना? तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान में रखो और उस हिसाब से आप प्लान करो कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कितना चाहिए, है ना? मेरे को अगर मैं 50 साल की उम्र में फिट हूँ, नो BP नो शुगर नथिंग, कोई जिंदगी में कोई ऑपरेशन नहीं करवाया, कुछ नहीं, रोज योगा है, वो वेजिटेरियन टीटोटलर सब कुछ है, हाँ ठीक है, कम लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? आप अपनी बात कर रहे हैं, आप तो टीटोटलर भी हैं। 100%, ये सारी मेरी तो थी लेकिन पॉइंट ये कि इमरजेंसी फंड्स अलग चीज है, कि इमरजेंसी कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, और अचानक से भी बीमारी आती है, तो ऐसा नहीं कि नहीं आती। तो आपको एक तो ये कि जो अगर आपकी हेल्थ इश्यूज हैं तो आपको ज़्यादा मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इश्यूज नहीं है तब भी चाहिए तो ही। तो एक उस हिसाब से आप अपना प्लान करें कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना लेना है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये कि बीमारी के लिए आपके पास में पैसे होने चाहिए। जो मैंने पिछले शो में आपको कहा था 3 महीने का कैश रखिए जी, सीनियर सिटीजन को 6 महीने का रखना चाहिए, वो इमरजेंसी कैश वाली बात, उनको ज़्यादा रखना है, मिनिमम 6 महीने का, कैश मिनिमम 6 महीने का घर में रखिए। वो कहाँ मतलब कुछ हो गई इमरजेंसी, कहाँ इधर उधर भागेंगे करेंगे, मतलब वो रखना ही चाहिए। तीसरी चीज़ जो सीनियर सिटीजन्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो बहुत मुश्किल है आज के बहुत लोगों के लिए, कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चलाना नहीं आता, यूज़ नहीं करना चाहते, थोड़ी सी लगता ना, अरे अभी हो गए ना 50-60 के, अब पूरी ज़िंदगी नहीं कि अब क्या करना है वो एटीट्यूड होता है ना कि अब क्या करना, नहीं आना चाहिए, करो मत करो, आना चाहिए, ATM में जाके पैसे निकालना आना चाहिए, उसके बाद इजी है बहुत। टेक्नोलॉजी का क्या है, जब तक आप इस्तेमाल नहीं करते तब तक बहुत मुश्किल है, और करने के बाद नहीं करेंगे तो मुश्किल है। फिर लाइफ इतनी आसान हो जाती है ना
फिर ऐसा लगता है अरे इसके बगैर कैसे चल रहा था मेरा। चलेगा, हाँ। एक दिन आप जाइए बैंक जाइए, टोकन लीजिए, लाइन में लगिए, पैसा निकालिए, गिनिए, आइए। उस पूरी प्रोसेस में 3 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, और जाइए एटीएम में 3 सेकंड में पैसा निकाला बाहर। करना क्या, ये कार्ड डाला, ये नंबर, ये, लेकिन वो है कि आपकी माइंडसेट होनी चाहिए। तो ये इस्तेमाल करना आपको बहुत जरूरी है। अनिल जी, अब बात करते हैं विल प्लानिंग की। वसीयत, विल प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? विल प्लानिंग के पहले है ना, एक जो तीसरा पॉइंट है वो आपने मिस कर दिया। कौन सा? देखो हमने क्या बोला, सबसे पहले तो आपको रेगुलर आय चाहिए, हाँ। दूसरा चाहिए आपको मेडिकल का खर्चे, और तीसरा लाइफ एंजॉय कैसे करना? हाँ, यही प्रॉब्लम है सारे यंगस्टर्स के। अब मानसी एकदम आप परफेक्ट जनरेशन में सारे लोग यही सोचते हैं, लाइफ एंजॉय करने के बारे में कोई नहीं सोचता है। हाँ, तो लाइफ कैसे एंजॉय करेंगे? जी, तो सबसे पहली चीज आपको लाइफ एंजॉय में करने में एक सवाल का जवाब अपने आप से लेना है। जब आप 50 पहले तो इसी एज से सोचना शुरू कर देना। जिस भी एज में सोचे, जिस सपोज रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, 50, 55, 60 के हैं, हाँ। ये डिसाइड करके और कितना जीना है। ये है ना, दिमाग से निकाल दीजिए मैं तो कभी ऊपर जाने वाला नहीं। जाना सबको है, कब जाना यही नहीं पता, लेकिन आप कम से कम ये तो सोचो नहीं कि मुझे कब जाना है। अभी बोलेगे यार ये क्या प्लानिंग है, ऐसे भी कोई सोचता है कि हाँ, सोचना पड़ता है ऐसे। ये जब सोचोगे ना, अरे आप देखो जो मजा आएगा। तो पहली चीज तो ये डिसाइड, जैसे 50 साल की उम्र है, अब और कितना जीना, 25, 20, 30, आपकी मर्जी, आप डिसाइड करिए। आपको 100 जीना है, 100 मान के चलिए, ठीक है। पहला ये समझिए आपने डिसाइड किया मैं 80 तक जीऊंगा, मैं अभी 50 हूँ, 30 साल और जीऊंगा। अब आपको क्या करना, आपके पास जो कुछ है जेब में, जो इन्वेस्टमेंट, आपकी प्रॉपर्टी, ये वो सब कुछ, बैंक बैलेंस। उसके बाद दूसरी चीज आपको ये तय करनी है कि मेरे जाने के बाद मुझे पीछे वालों के लिए कितना छोड़ना है। हाँ। मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के है, ठीक है। सपोज आपकी वेल्थ है 5 करोड़ की, फॉर एग्जाम्पल। आप डिसाइड कर लो मुझे मेरे बच्चों के लिए कितना छोड़ना है। पता चले आपके बच्चे बहुत नालायक है, तो आपको 5 के 5 ही छोड़ के जाने हैं, तो अलग बात है। करेक्ट। और या आपको लगता है कि मेरे बच्चे तो मेरे से ज्यादा होनहार है, उनको तो जरूरत ही नहीं मेरी, तो आपको कुछ छोड़ना ही क्यों है जी। अब ये 2 चीज होगी। तो अब जो पैसे बचे ना आपको बच्चे को छोड़ने के, जो पीछे छोड़ने जाने का, वो पैसे आपको खर्च करने हैं मरने के पहले। एंजॉय अब उसकी प्लानिंग करिए कि ये बचा हुआ पैसा मेरे जाने के पहले खर्च हो जाना चाहिए। हाँ। ठीक है, क्लियर है। अब आप कहेंगे मैंने तो सोचा था मैं 70 में ही चले जाऊंगा, 70 की वजह 80 हो गया, तो जो जिन बच्चों के लिए छोड़ा वो भी यूज कर लो। आप ही का तो कमाया हुआ है भाई। यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप सीनियर सिटीजन्स को किराए भी दे। एक एज के बाद वो कटौती के बारे में सोचते हैं, तो ना 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 ना, ये आपका पैसा है, आपको यही एंजॉय करके जाना है। देखिए पैसे के 3 ही तरीके हैं, भोग, दान, नाश। या तो आप उसका भोग करें, यूज करें, या उसको चैरिटी में दान दे दें लोगों को, या वो अपने आप पड़ा पड़ा खत्म होगा, नाश होगा उसका। ये 30 के अलावा चौथा कोई तरीका नहीं है। ठीक है ना। तो भोग तो करो, आपने कमाए पैसे, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इतने छोड़ के जाने हैं बच्चों के लिए। उसके बाद बचे हुए पैसों को आप प्लान कर लो कि अगले 20 साल में मुझे ये 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ घूमने फिरने में, जो मेरे शौक है, जो मेरे ये जो काम लाइफ में नहीं कर पाया, करना चाहता हूँ उसमें। और अभी नहीं करेंगे तो फिर कब? हाँ बस ठीक है, ये प्लानिंग सबको करनी चाहिए। उसके बाद आप देखिए लाइफ जो मजेदार होगी, ब्यूटीफुल होगी, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। नहीं तो क्या है, 50 में भी वही हाय हाय, 60 में भी वही हाय हाय, 30 में भी वही हाय हाय, तो छोड़ो ना, करो आप तो बिंदास। ठीक है, ठीक है। अब आपके सवाल पे आता हूँ, विल प्लानिंग। विल का मतलब वसीयत। वसीयत जरूर बनानी चाहिए, सबको बनानी चाहिए। इसलिए बनानी चाहिए कि ताकि ना आपके पीछे आपका नाम खराब ना हो। ये बहुत जरूरी है। पता चला कि मतलब है ना, आपके सामने तो आपके बच्चे जिंदगी भर एकदम अच्छे से रहे, पीछे जाते ही जूते निकाल लिए एक दूसरे के अपने, कि मेरे को इतना, मेरे को इतना। सीधा बंटवारा करके जाओ ना भाई, आपका पैसा है, आप छोड़ के जा रहे हो। हाँ। या तो आपके बहुत बढ़िया संस्कार दिए हैं कि एक दूसरे पे वो मतलब सेक्रीफाइस कर लेंगे। हाँ। उतना भरोसा हो तब तो आपकी मर्जी, बट विल प्लानिंग जरूर होनी चाहिए आपकी। उससे क्या होता है, 2 चीजें हैं मानसी। एक तो आपके पास है क्या क्या, उसकी आपके पास लिस्ट हो जाएगी। हाँ। मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, ये है, वो है। वो प्लानिंग करके आप अपने बच्चों के नाम पर, या जिसके भी नाम पे आपको, अपने कुत्ते के, बिल्ली के नाम पर, वाइफ के नाम पे, बच्चों के, जिसके नाम पे आपको छोड़नी है। मैं ये नहीं कह रहा किसके नाम पे छोड़ना, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन वो बना लीजिए विल। विल बनाने के बाद आप चाहें तो इसे कभी भी बदल सकते हैं, समय समय पर अपडेट भी करते रहें। ठीक है, हाथ से लिख सकते हैं,
कंप्यूटराइज पहले टाइप होती थी, आजकल कंप्यूटराइज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अपडेट करते रहें। जैसे आपके पास कुछ बड़ी प्रॉपर्टी और आ गई या कुछ चेंजेस हो गए, अपडेट कर लीजिए। एक बार बनाने के बाद आप हर महीने विल बनाइए ना, कौन रोकता है? आपकी ही है। हाँ, आप ही की है। और इसको रजिस्ट्री करवा लीजिए। सब रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्री होती है, जाइए रजिस्ट्री करवा लीजिए, ताकि आपकी विल भी एकदम रजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ठीक है। ये प्रोसेस जरूर करना चाहिए, ताकि आपके जाने के बाद समाज में, घर में आपकी इज्जत बनी रहे, आपके बच्चे लड़ झगड़ के आपका नाम खराब ना करें आपके प्रॉपर्टी के चक्कर में। ठीक है। इसलिए ये विल जरूर बना लीजिए। और ये एक्टिविटी होनी भी चाहिए, और 100%। इनफैक्ट जैसे आप बता रहे हैं कि जितनी चाहे आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जब चाहे हर आप कर बार सकते में हैं। रोज बदलो, कौन मना करता है? हाँ, मतलब लेकिन साल 6 महीने में एक आध बार रिव्यू कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अनिल जी, अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नई जनरेशन के लिए उनको आप क्या राय देंगे? नहीं, मैं नई जनरेशन के लिए पुरानी जनरेशन को राय दूंगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखो आज हमने जो सीखा है, हमारी जिम्मेदारी, हम भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ सीखा है। जो मैंने मेरे फादर से सीखा है वो मैं बताना चाहता हूँ। मेरे फादर बैंक मैनेजर थे, और उन्होंने बचपन से हमें एक चीज़ सिखाई कि हिसाब रखिए, आप कहाँ क्या खर्चा कर रहे हैं, किसको क्या दे रहे हैं, किससे क्या ले रहे हैं, इसका हिसाब ज़रूर रखना चाहिए। इससे क्या आदमी एक तो डिसिप्लिन होता है, आपकी याददाश्त रहती है, और आप खर्चा आलतू फालतू कर रहे हो नहीं कर रहे हो। एक बार जब खर्चा कर दिया, जब लिखने बैठते हैं ना, तो एक बार फिर से अगर आपने फालतू खर्चा किया तो दिल में आता है ये नहीं होना ये नहीं चाहिए। करता तो ठीक था। और उन्होंने हमें तो एक और बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप खर्चा करिए, हिसाब ला के मुझे दिखाइए, मैं आपको पैसे भी रिएम्बर्स कर दूंगा। तो हमारे वो पैसे बच जाते थे। तो उसके साथ साथ तो एक तो खर्चों का हिसाब रखने की आदत, और दूसरी आदत पड़ गई सेविंग की, बचत भी होने लगी, तो बचत की आदत पड़ गई। अब बचत होने लगी और पैसे आ रहे हैं, तो हमें फादर ने तीसरी चीज़ सिखाई कि जाओ, अपना पैसा है तुम्हारी बचत का, तुम बैंक अकाउंट में डाल के आओ। तो हम बैंक में जाने लगे। तो बचपन से बैंक में जाने की आदत, तो वो एक बैंक का डर, क्योंकि हर आदमी जो भी पहली बार बैंक में जाता है वो स्लिप बुक या चेक बुक गलत ही भरेगा। पहला चेक किसी का सही नहीं हुआ आज तक, ठीक है, तो वो होता ही है 100%। वो आपकी आदत अगर 5वीं 6वीं क्लास से, 8वीं क्लास से, 10वीं क्लास से पड़ गई, तो पता चला 30 साल की उम्र में पहली बार बैंक जा रहे थे लोग। तो आपको अब तो ठीक है, नेट बैंकिंग वगैरह होने लगी, अलग बात है, बट पॉइंट ये कि आपको वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन की सिस्टम आनी चाहिए। ये चीज़ आप अपने बच्चों को सिखाइए। अनिल जी, आप ऐसे गोल सेट कर देते हैं ना, अब मेरे मन में भी आ रहा है कि मैं भी जाकर अपने भाई को ये सिखाऊं। 100% बिल्कुल करना ही चाहिए। तो उससे क्या होगा कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, खर्चे कंट्रोल में, लिखने की आदत, हिसाब रखने की आदत बहुत काम आती है। हम तो कहते हैं कि वो पहले लिखो और पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। तो आपका लिखा हुआ तो आपको कभी भी रिमाइंड हो, तुरंत आपके सामने, आपके पास है ना। और तीसरा, आप खर्चे लिमिट में करेंगे। चौथा, आपकी सेविंग की आदत पड़ेगी। सेविंग के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट। एक बार आपने बैंकिंग शुरू की, फिर आपको पता चलेगा बैंक के बाद आपको आसानी से, जब बच्चों को पता चलेगा कि आप, अरे पैसे रखने में और पैसे आते हैं, ब्याज आता है, तो अपने आप उसको इन्वेस्टमेंट सिखाना ईजी हो जाएगा। कीमत भी करेंगे। हाँ, और उसको इन्वेस्टमेंट सिखाना भी ईजी हो जाएगा। ठीक ये करिए बस, सिंपल। मैं इसमें तो मेरा कुछ भी नहीं, जो मुझे मेरे फादर ने सिखाया वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो आपको हमेशा अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए।